नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आम तौर पे होता है कि हर इंसान चाहता है जब वो मेहनत कर रहा है कि अमीर हो और अमीर हो और अमीर हो, और ये कभी भी उसकी इच्छा ख़त्म नहीं होती। लेकिन ऐसा बहुत कम कोई शख्स आपको देखने को मिलेगा जिसका जन्म होते ही उसको सोने के चांदी के चमचे मिल रहे हों, बहुत प्रॉपर्टी हो, नाम हो, शोहरत हो और बहुत पैसा हो, और ज्यों-ज्यों वो शख्स बड़ा हो रहा है उसमें पैसे के प्रति लालसा ख़त्म हो रही है। सिर्फ उसमें यह है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और तब से लेकर जवानी से लेकर अब तक, अब भी खैर वो जवान है और रात दिन एक ही उनके मन में होता है कि किस तरह से मैं समाज की सेवा करूं। और ऐसे ही हमारे बीच शख्स है लुधियाना सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन, बहुत सम्माननीय, बहुत आदरणीय श्री दर्शन अरोड़ा जी आज हमारे वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज़ में आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं वॉइस ऑफ एशिया का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा कि उन्होंने मैनू इस लायक सुना कि मैं आके अपने विचार थोड़े अगे रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि यही एक कारण था इस बार जब राज्य के मुख्यमंत्री ने समाज सेवा के लिए सबसे बड़े शख्स को, जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है, ऑनर किया, तो वो पहला नाम आदरणीय श्री दर्शन अरोड़ा जी का था। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज उनके चरण हमारे स्टूडियोज़ में पड़े हैं। तो दर्शन अरोड़ा जी, आम तौर पर बिजनेस फैमिलीज़ में होता है कि अगर बाप करोड़ों में कमा रहा है तो बच्चे के मन में होता है कि मैं अरबों तक पहुंचूं। लेकिन आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ लुधियाना में माल रोड पे एक शानदार कोठी, बड़ा कॉम्प्लेक्स, चौड़ा बाज़ार में बहुत सी मार्केट्स, बहुत सी दुकानें, बहुत से शोरूम्स, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने उस पैसे को और उस व्यापार को आगे बढ़ाने की बजाय ये सोचा कि बस रात दिन आप ज़रूरतमंदों की सेवा करें। और फिर आपने लुधियाना सिटीजन काउंसिल का भी निर्माण किया 1984 में। तो ये लगन आपके मन में कैसे लगी? सुखविंदर जी, ऐसा है कि ये ईश्वर कृपा ही समझिए कि 1959 में मैंने बीए ऑनर्स करी और गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से। उसके बाद मैं सिलोन, मलाया, सिंगापुर के टूर पे गया और वहाँ मैंने लोगों की जो देखा, उनके जो नेता लोग थे, मैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी मिला, इतनी उनमें काम करने का जज्बा मैंने 1959 में देखा। और मेरा जो सामाजिक जीवन था 1962 से शुरू हो गया। 1962 का मतलब हो गया 55 साल हो गए जी मेरे को इस सामाजिक सेवा में। जो पहली लायंस क्लब थी लुधियाना में, उसमें सबसे बड़ा रोल बनाने में मेरा था। जो पहली जेसी क्लब इंटरनेशनल बनी, वो भी सबसे पहले मैं ही उसके आगे था। और 1965 की जंग में जब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी कैंटीन स्टेशन पे लगी, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि मेरी शादी हुए कुछ महीने हुए थे, मैं 22 दिन स्टेशन पे ही सोआ। और 1965 में लायंस क्लब की ओर से जो वो कैंटीन थी, वो देसी घी का खाना हम फौजियों को खिलाते थे। वहाँ मैंने पूरी 1 महीना 10 दिन पूरी सेवा स्टेशन पे की। तो मैं यही कहूँगा, ये जो सब बाहर का घूमना था और जो लोगों को मिलना था, बड़े बड़ों को, उनसे मैंने यही सीखा कि जीवन का मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है समाज सेवा। किसी गरीब को अगर अन्न दे सको, किसी प्यासे को पानी दे सको, किसी अनपढ़ को विद्या दान दे सको, तो इससे बड़ी सेवा जिंदगी में हो नहीं सकती। बहुत खूब। एक बात आपने बताई कि जैसे ही आपकी शादी हुई, शादी होते ही आप सिर्फ 1 महीने के बाद 22 दिन तक आप स्टेशन पे रहे लोगों की मदद के लिए। तो अगर आज का समय होता तो बहुत शादी में प्रॉब्लम आ गई होती और फिर कुंडली भी दिखानी पड़ती। तो आपको उस समय मिसेस अरोड़ा जी का रिएक्शन कैसा रहा? सही मानो में कहूँ तो थोड़ी पढ़ी लिखी तो बहुत है, लेकिन थोड़ी पुराने विचारों से हैं। हमारी शादी 1964 में हुई थी जी, आपके जन्म से पहले। तो उस वक्त की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो
शादी का तो मतलब होता था कि पति की आज्ञा को मानना, और जितना ज़िंदगी में उस लेडी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, मेरे बच्चे हुए तो सच बताता हूँ मेरे को उनके पढ़ाई का नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो उलझ गया राजनीति और सामाजिक जीवन में। तो बच्चों की जो एजुकेशन थी सब उसने देखी, और मेरे घर में एट ए टाइम 100 बंदे का खाना भी बनता रहा। तो उसने कभी ज़िंदगी में मेरे को ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा। वो आज तक उसकी कॉपरेशन, हमारी शादी को भी अब 55 साल होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो मैं कर रहा हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग और साथ है। बिल्कुल सही है। मिसेस संयोग अरोड़ा जी इनकी पत्नी का नाम है। और मुझे खुद को याद है कि 1994 में जब माल रोड पे आप रहते थे तो मैं भी आपके घर में 1-2 बार नाश्ता करने, परोठी खाने के लिए आया हूँ तब। तो काफ़ी वहाँ मेला लगता था, बहुत लोग होते थे, और अब भी इनके पास सुबह से ही मेला लगना शुरू होता है लोगों की मदद के लिए। तो दर्शन अरोड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर इन सभी सिलसिलों के बीच में लुधियाना सिटीजन काउंसिल का कैसे निर्माण करने का सोचा? सुखविंदर जी, आपका सवाल बड़ा ही वाजिब और ज़रूरी है। 1984 में पंजाब जल रहा था। पंजाब में एक नई आग पैदा की जा रही थी, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी पंजाब को कमज़ोर करने की। कि अगर पंजाब कमज़ोर हो जाएगा तो हिंदुस्तान तो कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकता, और हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो उस वक्त मैंने देखा हमारी परंपराएं, हमारी जो सभ्यता, हमारी प्राचीन जो विरसा और जो हमारी सभ्यता थी, उसको छोड़कर लोग हिंदू सिख में बंटने शुरू हो गए। ये जो 9 मास का रिश्ता है इसमें एक दरार पड़नी शुरू हो गई। तो मैंने कहा अब वक्त है कि इसको संभालने का। तो उस वक्त इलायची की वेंडर ने लुधियाना के जितने व्यापारी हैं, हौजरी वाले हों, स्मॉल दुकानदार हों, स्मॉल इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, कोई 7,000 लोग इकट्ठे हुए वहाँ ये फैसला हुआ कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो पंजाबियत और पंजाबी भाईचारे को आगे लेके जाए। तो उस वक्त लोगों ने मेरे को इसका चेयरमैन चुना, और आपकी दया से 84 से लेकर 34 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। और ये जो सबसे बड़ी मेरे अंदर एक आग पैदा हुई कि कुछ भी हो जाए, पंजाब के अमन को और पंजाबियत को ख़राब नहीं होने देना। पंजाब जो देश का सिरमौर है, देश का सब कुछ है, देश का कहना चाहिए कि अगर पंजाब ही कमज़ोर हो जाए तो देश कहाँ से इकट्ठा रह सकता है। तो उस वक्त ये काउंसिल का निर्माण किया, और उसमें सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात है, इस काउंसिल में हमने किसी तरह की राजनीति नहीं आने दी। इसमें हर वर्ग के लोग, हर सोच के लोग, हर सियासी सोच के लोग इस मकसद से आगे आए कि पंजाबियत को अहमियत देनी है और देश की सुरक्षा और भाईचारे को अहमियत देनी है। तो ये काउंसिल बनी। जी, बिल्कुल सही कहा। और इस बात का तो दर्शकों मैं खुद एक साक्षात प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं भी 1994 से लुधियाना सिटीजन काउंसिल के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, और आदरणीय श्री दर्शन अरोड़ा जी के ही आशीर्वाद से मैं लुधियाना सिटीजन काउंसिल में कल्चरल विंग का प्रधान भी हूँ, और छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ निभाने का मुझे भी अवसर मिलता है, और इनका आशीर्वाद तो पर्याप्त रूप में मिलता है। और अब बात करते हैं कि जैसे ही आदरणीय श्री दर्शन अरोड़ा जी ने लुधियाना सिटीजन काउंसिल का निर्माण किया और लुधियाना के सभी हीरों को एक एक करके माला में पिरोकर लुधियाना सिटीजन काउंसिल में ज्वाइन करवा दिया, और फिर सामाजिक स्तर के और सांस्कृतिक स्तर के ऐसे कार्यक्रम होने शुरू हुए, ऐसी लड़ी लगी कि उन दिनों में मुझे भी याद है कि पंजाब में आतंकवाद की काली आंधी थी, और शायद शाम के 5:30 बजे के बाद कोई दिखाई ही नहीं देता था। तो लुधियाना सिटीजन काउंसिल एक अकेली संस्था थी जिसके इतने फंक्शंस होते थे, वो भी श्री दर्शन अरोड़ा जी की मेहनत के कारण। तो एक बार हम जानना चाहेंगे जी हमारे दर्शक कि काउंसिल के क्या क्या गतिविधियां रहीं। वो काउंसिल बनाने के बाद भी सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि ये जो आपस में फूट डालने की साजिश है इसको कैसे नाकाम किया जाए। मेरे को आज तक याद है कि ह्यूमन राइट्स की एक टीम लंदन से आई, मैं उनको दिल्ली में मिलने गया। वहाँ बड़े बड़े एमपीज गए, मिनिस्टर गए, उन्होंने उनकी 1-2 मिनट बात सुनी, लेकिन मेरे से उन्होंने 40 मिनट की वार्तालाप करी। और मैंने उनको बताया कि पंजाब में हिंदू सिख में कोई
तो फर्क नहीं है। हमारे गुरु संध्या है, हमारी विरसा संध्या है, हमारे धार्मिक ग्रंथ सब इकट्ठे एक ही हैं और हम सब गुरु को मानने वाले हैं। लेकिन ये जो साजिश है इसके तहत ये फैलाया जा रहा है कि गली गली में हिंदू सिख लड़ रहे हैं। आप पंजाब में आओ और आके देखो कैसे गुरपुरब में जुलूस में हिंदू लड़के छबीलें लगाते हैं और ये लंगर लगाते हैं। और ऐसे ही जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो सिख बच्चे आगे बढ़कर सब कुछ करते हैं। उसी सिलसिले में हमने गुरपुरब के जुलूस में 300-400 का जत्था लेके आगे ला के सिमरन करते हुए निकलना ताकि आराम से वो जुलूस सा निकल जाता था। उससे भाईचारे का पैगाम लोगों में गया। उसके बाद फिर स्कूल के बच्चों को वर्दियाँ देनी शुरू करी, उनको ये स्टेशनरी देनी शुरू करी और कई गरीब बच्चों की फ़ीस देनी शुरू करी। और इस तरह जो हमारी चीज़ है, जो दिनचर्या, उसको बढ़ाते हुए ऐसा समय आया जब आपको हमने जब इसका कल्चरल विंग का इंचार्ज बनाया तो 1992 में बाबा साइकिल जवेद जाफरी नाइट, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि कोई कल्चरल इवनिंग हो सकती है, उसमें बाबा साइकिल और जवेद जाफरी आए। 10,000 के कठ में आदरणीय श्री KPS गिल जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, मैं तो उनको देश का महान सपूत मानता हूँ। उनको मैं लेके यहाँ आया तो उनके जो एडवाइज़र थे कहने लगे बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ तो बहुत खतरा है। लेकिन 10,000 के पूरे इकट्ठ में उन्होंने दोनों फंक्शन को देखा। उसके बाद हमने 80 परिवारों को जो विधवाएं हो गई थी नगद राशि दी, उनका और सामान दिया और उनको बसाने में काम किया। इसी तरह 1 मई 1993 को आपको याद ही है कि आप उसमें हमारे साथ सबसे आगे थे, हमने श्रीदेवी नाइट का आयोजन किया जिसमें हमने एक शो में 56 लाख रुपए इकट्ठा किया। सारे खर्चे निकाल के हमने उसमें से नेट सेविंग 25 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेलफेयर में दिए और वह जो विधवाओं का आश्रम बना है उस आश्रम में सबसे बड़ा सहयोग लुधियाना सिटीजन काउंसिल का था। बिल्कुल सही। एक चीज़ मैं और दर्शकों को ऐड करना चाहूँगा जो मैंने उस समय में देखा जब मैं ऑनरेरी PRO था, तब के DIG साहब चंद्रशेखर जी, फिर राजेंद्र गुप्ता जी उनके साथ, तो उन दिनों अगर कहीं भी पुलिस शक के आधार पे ही किसी नौजवान को उठा लाती थी और उनके पेरेंट्स को डर होता था कि कहीं कोई एनकाउंटर ना हो जाए, तब भी लुधियाना सिटीजन काउंसिल जाके एक निष्पक्ष जांच करवाती थी और दर्शन अरोड़ा जी के नेतृत्व में पूरी टीम जाती थी और बहुत से ऐसे बच्चे जिनका कोई कसूर ही नहीं था, जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, वो भी इस तरह से बचाए गए। ये आपने ठीक कहा। तब मेरे को इस बार की बहुत बड़ी एक तसल्ली है कि हमारी काउंसिल की वजह से और आप जैसे साथियों की वजह से हम कम से कम 70-80-100 बच्चों को ऐसी वापस ज़िंदगी में लेके आ सके। 2 पैसे 4 पैसे 10 पैसे इस मूवमेंट में थे भी, तो आज वो बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वो सब ईश्वर की और वाहिगुरु की अपार कृपा थी कि उसके आशीर्वाद से। और ऐसा एक माहौल था कि जिसको हम कह देते थे छोड़ दो, तो वो चाहे DIG साहब हो या DGP साहब का ये हुक्म था कि अरोड़ा साहब और उनकी काउंसिल जिसको कहे उसके बारे में कभी उसको कुछ नहीं कहना। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने ऐसे बच्चे बचाने में और उनको जीवन की मुख्य धारा डालने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करा। बिल्कुल सही है जी। और आजकल अगर बात करते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो हर साल ही काउंसिल की तरफ से हज़ारों कंबल जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़रूरतमंद है, तो वो भी मुहिम आप ज़रूर बताइए। हाँ, वो ऐसा सिकंदर जी, आप साथी हो हमारे। पिछले 6-7 साल से काउंसिल 1000 कंबल हर सर्दियों में जो गरीब बच्चे हैं स्कूलों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी वर्दियाँ, उनकी जर्सियाँ, उनके स्वेटर्स और 1000 कंबल काउंसिल हर साल बांटती है। और इसके लिए जो पैसा है उस जो हमारी काउंसिल के अपने मेंबर हैं वही इसके योगदान है। आज तक हमने किसी सरकारी इदारे से या बाहर से किसी जगह से एक पैसा नहीं लिया। ये सब लोगों का, काउंसिल के मेंबरों का सहयोग है कि इतनी बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही आदरणीय श्री दर्शन अरोड़ा जी ने होश संभाला तो उसके बाद समाज की सेवा के अलावा कोई और काम नहीं किया, दिन रात एक कर दिया और लाखों लोगों के ये काम आए और पूरी काउंसिल के साथ। तो ऐसे में दर्शन अरोड़ा जी, आप ये बताइए कि आप अपने आप को समय कैसे देते होंगे?
परिवार को कैसे समय देते होगे, उनका रिएक्शन क्या होता होगा, तो ये भी दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। बड़ा आपका जो सवाल है मेरे को उससे हंसी भी आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि सुखविंदर जी और मेरे बच्चे यही सवाल अक्सर करते हैं। तो तकरीबन गर्मियों में 4:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ जी, और गर्म पानी पीने के बाद 10-5 मिनट थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद मैं 4:45 10 मिनट कम 5 शहर को निकल जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या पिछले 40 साल से है, और 8 मई को मैं 80 साल पूरे करने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के। तो सैर करने के बाद आने के बाद मैं घर आ जाता हूँ, और मेरा रूटीन है कि मैं रोज़ सुबह अमृतसर से गुरुबाणी सुनता हूँ आधा घंटा। उसके बाद मेरा ये भी एक नियम है कि चिड़ियों को हरी दाल और बाजरा और चावल की कन्नी ये मैं पक्षियों को डालता हूँ। सैकड़ों पक्षी मेरी दीवारों पे आते हैं, और मेरे को ये डाल के एक बहुत आनंद, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। कभी जब मैं देश से बाहर भी जाता हूँ या शहर से बाहर जाता हूँ, तो सुबह उठ के पहला सवाल बच्चों को यही करता हूँ कि भाई पक्षियों को दाना डाल दिया। वो कहते कभी हमारा भी पूछ लिया करो। तो ऐसी भावना रहती है, और ईश्वर कृपा से उससे एक ऐसा सुकून और ऐसी शांति मिलती है जो मैं कह सकता हूँ कि अलौकिक आनंद है, जो ये मैं करता हूँ। उसके बाद तैयार होके काउंसिल का दफ्तर है, 10 बजे यहाँ आ जाता हूँ। 10 बजे से लोग 2:30 बजे तक 5 घंटे तकरीबन यहाँ मैं लोगों से रोज़मर्रा किसी की दवाइयों की ज़रूरत है, कहाँ किसी स्कूल में स्टेशनरी की ज़रूरत है। हम कैंसर और किडनी पेशेंट्स को भी दवाई देते हैं, ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको रेगुलरली हम ये दवाई दे रहे हैं। तो उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद जब घर जाके दोपहर का भोजन करके 1-1.5 घंटा आराम करता हूँ। शाम को फिर थोड़ी वॉक करके जाता हूँ, और थोड़ा कभी कभी संगीत का आनंद ले लेता हूँ। और ज़्यादा मेरे को देश की जो न्यूज़ चैनल्स हैं वही देखने का सौभाग्य है, क्योंकि मैं BA ऑनर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में की थी, और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। और आपको सुन के हैरानी होगी, अभी जो इलेक्शन हुआ है तो लोगों को पता है, जो मेरे साथ रोज़ मिलते हैं, मैंने लिख दिया था कि 100 सीट आएगी गुजरात में BJP की, और 45 सीट आएंगी हिमाचल में। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि 44 सीटें वहाँ आई हैं, और 99 दोनों जगह एक सीट मेरे अंदाजे से कम आई। तो कहने का भाव ये है कि बच्चे कई दफ़ा कहते हैं कि पापा हमारे पास इतना कुछ है, आप 6 महीने के बाद बाहर जाया करो, घूमा करो, पहाड़ों पे रहो, आपका जो बाकी का जीवन है ऐश और आसे। मैं समझता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो सुख की अनुभूति, जो आनंद मुझे इसमें मिलता है, शायद वो किसी बाहर जाने में या किसी बड़े होटल में जाने से नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी दिनचर्या ऐसे ही गुजारता हूँ, लोगों को दर्द को अपना दर्द समझता हूँ, और आप जैसे नौजवानों का साथ पाके मैं यही महसूस करता हूँ कि मैं तो अभी भी जवान हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे स्टूडियोज़ में विशेष तौर पर आने के लिए और अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही एक्सपीरियंस भरी कहानी आज हमारे साथ शेयर करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि इस सब को सुनकर बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रेरणा मिलेगी, जिन्होंने आज तक शायद बिज़नेस के अलावा, नोट गिनने के अलावा या लक्ष्मी माँ के दर्शनों के अलावा कुछ सोचा ही नहीं होगा। तो वो भी एक ऐसे नेक रास्ते पर आएंगे, और आप जैसे नेक फरिश्ते की तरह वो भी दुनिया के लिए कुछ कर पाएंगे। सो आदरणीय दर्शन अरोड़ा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं वॉइस ऑफ एशिया का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक नर चीज़ को यहाँ बुलाकर मेरे विचार सुने। पर मैं नौजवानों को एक ज़रूर संदेशा देना चाहता हूँ कि आज का नौजवान पश्चिमी सभ्यता तो अपना रहा है, पश्चिम में सीखने के लिए टेक्नोलॉजी है और चीज़ें हैं। जो हमारा धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, हमें वो नहीं भूलनी चाहिए। अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, और देश प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद हम बहुत बड़ा फेलियर रहा कि देश के नेता के जितने लोग हुए उन्होंने देश में कौमियत पैदा नहीं करी। मैं समझता हूँ 70 साल बाद आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम नौजवानों में देश के प्रति एक भावना पैदा करें, एक कौमियत का जज्बा पैदा करें कि हम फ़ख्र से कह सकें, मैं फ़ख्र से कह सकूं कि मैं एक प्राउड पंजाबी हूं और मैं एक प्राउड भारती हूं। ये मेरा संदेशा है नौजवानों को।
वाकई आज हमारे दर्शक ज़रूर धन्य हो गए होंगे इतने उत्तम विचार सुनकर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत भूलिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सिर्फ आपके पास ही पहुंच सकें। एक बार फिर से वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।